तो एलएलबी के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम में जो 5th सेमेस्टर है उसका पेपर 1 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि। और प्रशासनिक विधि का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विधि का शासन। अब हम इस तरीके से करेंगे कि मैं आपको 2 पेज में पूरे आंसर का स्ट्रक्चर बताऊंगी और उसको जब आप लिखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में तो वो कम से कम 6 पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जिन लोगों के लिए पेज मैटर करते हैं उनके लिए भी ये आंसर स्ट्रक्चर परफेक्ट है और जिनके लिए कीवर्ड्स मैटर करते हैं उनके लिए भी ये आंसर परफेक्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं विधि के शासन का आंसर फॉर्मेट करना और इसके कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो जान लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है एवी डाइसी का जो विधि के शासन नियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि आपका विधि के शासन या एवी डाइसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि विधि का शासन होता क्या है। तो जब सरकार जो है वो मनुष्य के सिद्धांत पे नहीं बल्कि विधि के सिद्धांत पे आधारित है। कैसे? जैसे हमारी सरकार कैसे चलती है, जैसे हम चाहते हैं वैसे चलती है या जो संविधान में प्रावधान दिए गए उसके हिसाब से चलती है। तो ऑब्वियस है सरकार जो है वो संविधान के प्रावधान के अनुसार चलती है। इसीलिए विधि के शासन का क्या मतलब है कि सरकार मनुष्य के सिद्धांत पे नहीं बल्कि विधि के सिद्धांत पर आधारित है। अब यहाँ पे बात हो रही है डायसी की। तो डायसी क्या सोचते हैं इसके बारे में ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो विधि का शासन आंग्ल संवैधानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है। किस पद्धति की विशेषता है? आंग्ल संवैधानिक, अंग्रेजों के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसकी विशेषता है, जिसके 3 अर्थ हैं। एक तो विधि इसमें सर्वोच्च है, दूसरा विधि के समक्ष सभी समान है और तीसरा विधियां मानवीय अधिकारियों के परिणाम स्वरूप ना कि स्रोत के रूप में है। मतलब एक तो विधि क्या है, हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है, हमारा कानून माना जाता है। दूसरा, कानून की नज़र में सारे लोग क्या है, एक समान है, अमीर गरीब सारे लोग एक समान है। और तीसरा, जो कानून बनाया गया वो मानवीय अधिकार के रूप में बनाया गया, उसको ध्यान में रख के बनाया गया। ठीक, ये डायसी कहते हैं। अब पहला पॉइंट जो है विधि की सर्वोच्चता का मतलब क्या है। तो सरकार जो है वो शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं करे, इसके लिए विधि बनाई गई है। तो कोई भी कानून बनाया जाएगा वो इसी उद्देश्य से बनाया जाएगा। तो किसी को भी दंड जो है वो कानून का उल्लंघन करके नहीं दिया जाना चाहिए। बेसिक मकसद क्या है कि विधि की सर्वोच्चता इसलिए रखी गई है क्योंकि सरकार के पास भी बहुत सारी शक्ति है और सरकार अगर उस शक्ति का यूज़ करके किसी को मनमाने ढंग से सज़ा दे देगी तो क्या होगा, कानून का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए सरकार को भी ये बताया गया कि आपके लिए भी कानून, विधि जो है वो सबसे ऊपर है। दूसरा है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या होता है? तो कानून का समान रूप से संरक्षण, सभी को कानून ने समान रूप से संरक्षण दिया, चाहे वो चौल में रहने वाले हों चाहे बड़े से बड़े पूंजीपति हों। कानून सबके लिए समान है, वो धाराएं सबके लिए सेम लागू होती हैं। हर काम, जो भी घटनाएं घटती हैं ना, जो भी क्राइम होता है, सेम धाराएं सभी पर्सन पे एक जैसी लागू होती हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन फ्रांस की पद्धति में भारत की पद्धति से थोड़ा सा अलग है। तीसरा, विधियां मानवीय अधिकारों के परिणाम स्वरूप ना कि स्रोत के रूप में। मतलब जो भी कानून बने हैं वो परमानेंट फिक्स नहीं थे कि स्रोत के रूप में बना दिए गए, बल्कि जैसे जैसे मानवीय अधिकारों की जरूरत पड़ी उस अकॉर्डिंग कानून बनाए गए हैं। अब डायसी जो है वो मानवीय अधिकारों को उल्लंघनीय बताते हैं। मतलब मानवीय ऐसा कुछ कानून बनाया जिससे मानवीय अधिकार का उल्लंघन ना हो और उसमें विधिक हस्तक्षेप भी ना हो, किसी तरह से कानूनी हस्तक्षेप भी ना हो। इन सब से परे है ये विधि का शासन। तो हमारे देश में क्या है, विधि का शासन है। कानून के हिसाब से हम लोग चलते हैं, हर एक स्टेप हमारा कानून के हिसाब से होता है, कहीं भी कानून भंग नहीं होना चाहिए। ये वो कानून नहीं है ट्रैफिक सिग्नल वाला कि आपका मन किया तो आपने ट्रैफिक सिग्नल फॉलो किया और नहीं मन किया तो नहीं किया। यहाँ पे हर चीज़ के लिए कानून है। अब विधि के शासन की संकल्पना समझते हैं। तो विधि के शासन की संकल्पना जो है वो इंग्लैंड को ध्यान में रख के ली गई, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ क्या लिया कि ये आंग्ल संवैधानिक पद्धति का ही एक विशेषता है। तो किसको ध्यान में रखा गया होगा? इंग्लैंड को ध्यान में रख कर बनाया गया होगा। तो इंग्लैंड में विधि का शासन है ना कि व्यक्ति का। वहाँ पे कानून के हिसाब से लोग चलते हैं, एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलते हैं। तो व्यक्ति का इसमें भेदभाव नहीं होता, इससे असमानता का भाव रहता है। मतलब आपस में असमानता की भावना नहीं आती है। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड कॉक कहते हैं कि सम्राट को विधि और ईश्वर के अधीन होना चाहिए। राजा किसके अधीन है? कानून के अधीन है, या फिर
कई जगह भगवान के अधीन माना जाता है। और कार्यपालिका पर विधि की संप्रभुता, कार्यपालिका किसके अनुसार काम करेगा? मान लो राजा जो है वो भगवान के अनुसार काम कर ले, लेकिन कार्यपालिका किसके अनुसार काम करेगा? विधि के अनुसार, विधि की ही संप्रभुता होगी। और प्रशासन किसके अनुसार काम करेगा? प्रशासन को दिया गया विवेकाधिकार, अपने विवेक के अधिकार, लेकिन अगर वो अपने विवेक के अधिकार का दुरुपयोग कर लेंगे तो विधि का अतिक्रमण माना जाएगा और न्यायालय द्वारा दंड दिया जाएगा। इसीलिए विधियां बनाई गई हैं। अब देखो, डायसी को एक भय भी था। डायसी ने इतनी सारी बातें विधि के शासन के बारे में बता दी, पर उनको एक डर भी था। क्या होता है कि जब अधिकारों की घोषणा हो जाती है उसके बाद सुरक्षा की भावना आती, कितने सारे अधिकार मिल गए, वो अधिकार सुरक्षित है कि बस ऐसे ही दिए दिए गए हैं। तो इसकी सुरक्षा की व्यवस्था किसको दी गई? कार्यकारिणी को और विधायिका की सुरक्षा। इन दोनों की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। इन दोनों की सुरक्षा के अलावा न्यायालय के निर्णय को मजबूत बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सुरक्षित हो। तो विधि के शासन के 5 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। एक तो अधिकारों की सुरक्षा हो, दूसरा कार्यकारिणी और विधायिका की सुरक्षा हो, तीसरा न्यायालय का निर्णय जो है वो मजबूत हो, और चौथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित हो। ये डायसी के अंदर एक भय था विधि के शासन को लागू करने का। लेकिन फिर उनकी आलोचना, जब भी कोई पक्ष होता है ना, तो विपक्ष में भी कुछ लोग बोलते हैं। तो डायसी की कुछ लोगों ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि विधि के समक्ष समानता की धारणा ने प्रशासनिक विधि के अस्तित्व को नकारात्मक बना दिया। लोगों ने मेन कानून को इतना ज़्यादा पॉजिटिवली ले लिया समानता की धारणा से कि उसमें प्रशासनिक विधि जो है ना वो छोटा पड़ गया, मतलब उसके अस्तित्व को लोग नेगेटिव समझने लगे। तो जब देश में संकट काल की स्थिति यानी आपातकाल की स्थिति आई तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों की भूमिका अलग अलग बांट दी गई। क्यों? क्योंकि आपातकाल क्या नेचुरली भी हमारे यहाँ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भूमिका अलग अलग की गई है। ये चीज़ इंग्लैंड को तब रियलाइज हुई जब दो विश्व युद्ध इंग्लैंड ने झेल लिया, तो उसको भी समझ में आया कि ये जो है संकट काल के समय इनका जो विभाजन है, शक्ति का पृथक्करण, ये बहुत जरूरी है। तो विधि के शासन में विवेकाधिकार वाले मनमानी कैसे कर सकते हैं? कोई स्कोप ही नहीं होता है। विवेकाधिकार जिनको दिया गया कि आप अपनी बुद्धि से डिसीजन दीजिए, वो मनमानी नहीं कर सकते अगर कानून का शासन हो। तो न्यायालय में भी सैनिक न्याय, बाल न्यायालय अलग और महिला न्यायालय अलग, सबके लिए अलग अलग बनाया गया। न्यायालय के भी आप देखेंगे तो पार्ट हैं, सैनिक न्यायालय अलग, बाल न्यायालय अलग, महिला न्यायालय अलग है। जबकि इंग्लैंड में यहाँ न्यायालय के निर्णयों को अपकृत्य कर दिया गया है। तो समस्त सरकार किसके हिसाब से काम करती है? कानून तथा व्यक्ति दोनों से चलती है। ये कहा है मैथ्यू ने कि सरकार किसके हिसाब से चलेगी? कानून और व्यक्ति दोनों से चलती है। और प्रोफेसर जेनिंग्स ने भी कहा है कि विधि के शासन की आलोचना उन्होंने भी की है। तो प्रोफेसर गुडहार्ट कहते हैं कि सरकार विधि के अधीन नहीं, बल्कि सरकार क्या है? कानून से ऊपर है। वहीं प्रोफेसर वेड कहते हैं कि विधि के शासन की अवधारणा में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर पड़ती रहती है। वहीं जॉन फिनिस कहते हैं कि कानून का जो विधि का जो नियम है वो आसान है, स्पष्ट है, सभी के समझने योग्य है, स्थित है और पालन जारी करने लायक हो तो विधि का शासन सही है। अगर उसको समझना ही मुश्किल हो जाएगा तो उसका पालन कौन कर पाएगा? इसीलिए हमेशा कानूनी शासन क्या होना चाहिए? सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो फाइनली निष्कर्ष ये निकाला गया कि डायसी कहते हैं कि एक समान न्याय प्रणाली प्रदान करता है विधि का शासन। कई चीज़ों में भले वो नेगेटिव हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो समान न्याय प्रणाली प्रदान करता है। दूसरा, प्रशासनिक अधिकार और नागरिकों में भेदभाव नहीं करता है। फ्रांस और इंग्लैंड की तरह यहाँ प्रवासी विधि नहीं है कि कहीं कहीं से ला करके फॉलो कराया जा रहा है। देश के अकॉर्डिंग विधियाँ बनाई गई हैं, उसी हिसाब से नियम पे बल दिया गया ताकि मनमानापन ना हो, निरंकुशता जो है वो असंभव हो जाए और उद्देश्यों को गतिशील बनाया जाए। मतलब जो उद्देश्य डिसाइड किए गए हैं वो डायनेमिक रहें, मतलब समय के हिसाब से वो अचीव होती रहे, यानी ना कि एक जगह पे फिक्स हो जाएं, क्योंकि समय भी बदल रहा है ना। तो इसीलिए विधि का शासन समय के हिसाब से हमारी एक आवश्यकता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है विधि के शासन के नियम, विधि के शासन में डायसी का सिद्धांत, विधि के शासन में डायसी के सिद्धांत की आलोचना, इन सब का जिस्ट जो होगा ना वो यही होगा जो मैंने आपको बताया है। तो इसको एक बार पूरा ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, इमेजिन करिएगा अपने देश के रूप में कैसे कैसे चीज़ें होती हैं और कुछ फैक्ट जो मैंने बताया उसको लर्न कर लीजिएगा। कुछ लोगों के नाम बताए मैंने, जैसे डायसी, एडवर्ड कोक, और जो आलोचक हैं उनके नाम, उनको लिख लीजिएगा, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स याद कर लीजिएगा, तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी एक बार अगर आपने बुक रीडिंग की है तो आपको ये समझ में आ रहा हो कि मैंने 2 से 3 किताबों से निकाल के आपके लिए कीवर्ड्स का कलेक्शन किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। और आपके हिसाब से डायसी का विधि का सिद्धांत, क्या आप आलोचक हैं या समर्थक हैं, नीचे कमेंट
कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ ज़रूर बताइएगा। चैनल के प्लेलिस्ट पे लॉ की और भी क्लासेस अपलोड है, आप उसको चाहें तो ज़रूर देखो और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा।